वेलकम टू जोश एजुकेशन। हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। बेटा हम प्री बोर्ड का पेपर डिस्कस कर रहे थे और इसमें एक लास्ट वाला सेक्शन बचा हुआ था, सेक्शन ई। उसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन है शायद इसमें। ठीक है, देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37, ये बेटा केस स्टडी है। ठीक है, अन्वी एक ज्वलंत जिज्ञासा वाली युवा वैज्ञानिक है। अपने प्रयोगों में वह कार्बन के आकर्षक रहस्य का पता लगाती है। यह ऑक्सीजन में प्रज्वलित हो गर्मी, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक स्वच्छ लौ के साथ जलते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हवा को पीला रंग देते हैं और इसे काले धुएं से भर देते हैं। अन्वी की यात्रा खोज का एक उग्र साहसिक कार्य है। ठीक है, अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है रासायनिक अभिक्रिया पूरी कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया पूरी कीजिए में क्या है, ये आपको फार्मूला दिख रहा है, ये एथाइल अल्कोहल का फार्मूला है CH3CH2OH। इसकी जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी, यानी कि जब इसका दहन होगा तो क्या बनेगा, इसको हमें कंप्लीट करना था। तो इसमें बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऊष्मा और प्रकाश। ठीक है, ये 4 चीज़ें बनेंगी। उसके बाद इसका बी पार्ट, बताइए कि क्या यह दहन एक उपचयन अभिक्रिया है या अपचयन अभिक्रिया है। दहन में बेटा ऑक्सीजन ऐड होती है, ऑक्सीजन ऐड होगी तो उपचयन अभिक्रिया होती है। ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो तो उपचयन होती है। ऑक्सीजन रिमूव हो और हाइड्रोजन ऐड हो तो अपचयन होती है। ठीक है, तो ये उपचयन अभिक्रिया है। और क्यों है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। ऑक्सीजन ऐड होके क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। थर्ड क्वेश्चन है इसका, अपूर्ण दहन का कारण क्या होता है। आपने ऊपर देखा है इसमें कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो तो एक स्वच्छ लौ के साथ जलते हैं, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो पीला रंग देते हैं, यानी कि यहाँ पे अपूर्ण दहन हो रहा है। अपूर्ण दहन कब होता है, जब वायु में ऑक्सीजन की कमी होती है या वायु कम मिल रही है किसी चीज़ के जलन के दहन के लिए। ठीक है, या ऑक्सीजन कम है तो तब अपूर्ण दहन होता है। फिर इसी का सेकेंड पार्ट है, स्वच्छ ईंधन का नाम लिखिए। तो आप इसमें LPG, CNG कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए यौगिक का आणविक सूत्र और संरचनात्मक सूत्र बनाइए। तो ये है बेटा ब्यूटाइन। ब्यूटाइन मतलब ब्यूट मतलब 4 कार्बन लगेंगे। ठीक है, 4 कार्बन के साथ आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ब्यूट मतलब 4 कार्बन और बाकी को आप हाइड्रोजन के साथ बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने बनाया है, इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ पे और ऐड होएगा। ठीक है, ये मैंने हाइड्रोजन लगा दिया है, यहाँ पे कार्बन आएगा यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिएगा इसे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। लिंग निर्धारण वह विधि है जिसके द्वारा किसी प्रजाति में नर और मादा के बीच अंतर स्थापित किया जाता है। किसी व्यक्ति का लिंग विशिष्ट गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित होता है। इन गुणसूत्रों को लिंग सूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। किसी व्यक्ति के लिंग सूत्रों के अलावा अन्य सामान्य गुणसूत्रों को ऑटोसोम के रूप में जाना जाता है। अब इसको पढ़ने के बाद ये बाकी क्वेश्चंस का आपको जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है, एक दंपति की 2 बेटियां हैं, अगली बार उनके लड़की होने की कितनी संभावना या प्रायिकता है। तो बेटा देखो इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि जो मेल होता है, मेल के पास क्रोमोसोम होते हैं X और Y। ठीक है, फीमेल के पास होता है X और X। तो अगर X के साथ मेट करता है तो बेटी होती है और XY के साथ मेट करता है तो बेटा होता है। तो चाहे उनकी 2 बेटियां हों, चाहे 4 बेटियां हों, चाहे एक भी बेटी ना हो, लेकिन अगली बार लड़का होने की या लड़की होने की संभावनाएं 50-50 ही रहेंगी। तो इसका आंसर 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानव महिला के यकृत कोशिकाओं में मौजूद ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। बेटा मानव की जितनी भी कोशिकाएं हैं
सभी कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, लिंग गुणसूत्र जिसे कहते हैं, एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र और 22 जोड़ी ऑटोसोम। ठीक है, इसका सी पार्ट है, निम्नलिखित के लिए युग्मनज में मौजूद लिंग गुणसूत्र युग्म का उल्लेख कीजिए जो लिंग निर्धारित करता है। किसका? मादा बच्चे का और नर बच्चे का लिंग। तो मादा बच्चे के लिए आएगा XX और नर के लिए आएगा XY। ठीक है, इसी के साथ अथवा में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। अथवा में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? अथवा में दिया हुआ है युग्मक निर्माण के संदर्भ में अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच अंतर बताइए। आपको इसमें अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच में अंतर बताना है, लेकिन सिर्फ युग्मक निर्माण के संबंध में, और कोई अंतर आपको नहीं बताना है। तो युग्मक निर्माण क्या होता है कि सबसे पहले तो युग्मक अलैंगिक में युग्मक बनते ही नहीं है। ठीक है, तो युग्मक निर्माण अलैंगिक में नहीं होता है और लैंगिक में होता है, सिर्फ लैंगिक में बनते हैं। अब युग्मक बनेंगे तो निषेचन भी होगा, तो जब अलैंगिक में बनते ही नहीं है तो निषेचन भी नहीं होता है, और लैंगिक में बनते हैं तो निषेचन होता है। तो बस ये 2 पॉइंट आप लिखेंगे कि लैंगिक में युग्मक निर्माण भी होता है, निषेचन भी होता है, और अलैंगिक में युग्मक निर्माण भी नहीं होता और निषेचन भी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर है, एक घर में 100 वाट के 3 बल्ब रोज 5 घंटे के लिए जलाए जाते हैं। 50 वाट के 2 पंखे रोज 10-10 घंटे चलते हैं और 1000 किलोवाट का एक हीटर आधे घंटे के लिए रोज जलता है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुन लिया, अब आगे चलते हैं। चलिए, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है कि तीनों विद्युत बल्ब की व्यवस्था क्या होनी चाहिए ताकि उनके द्वारा खर्च की जाने वाली विद्युत शक्ति न्यूनतम हो। तो न्यूनतम कब होगी बेटा? जब वो श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे। तो इसको तो आप सीधे सीधे लिख देंगे कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो विद्युत शक्ति होगी खर्च होने वाली वो न्यूनतम होगी। इसका बी पार्ट है बेटा, किलोवाट और किलोवाट घंटे के बीच एक अंतर बताइए। तो जो किलोवाट है वो शक्ति का मात्रक है और किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा का मात्रक है, यही दोनों के बीच में अंतर है। ठीक है, और सी पार्ट है, इस घर में बल्बों और पंखे द्वारा एक दिन में खर्च की गई कुल ऊर्जा की गणना कीजिए कि जितने भी पंखे हैं, कितने 2 पंखे चल रहे थे, 2 पंखे चल रहे हैं और 3 बल्ब जल रहे हैं, तो इन सबसे टोटल कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है। ठीक है, तो देखो 3 बल्ब की ऊर्जा है ना, 3 बल्ब की, एक बल्ब है 100 वाट का, तो 3 बल्ब हो गए 300 वाट के। ठीक है, फिर ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे, शक्ति गुणा समय। शक्ति है आपकी 300 वाट, 5 घंटे के लिए चले तो 5 से गुणा किया, 1500 वाट घंटा आया। अब वाट को हम किलोवाट में बदलेंगे तो 1000 से भाग कर देंगे तो 1.5 आ गया। ऐसे ये पंखों की निकालनी है। 2 पंखों की शक्ति 50 वाट का एक पंखा है, 2 पंखे 100 वाट के हो गए, फिर वही फार्मूले लगाया, 1000 वाट आया, 1000 वाट को किलोवाट में चेंज करेंगे 1 किलोवाट। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 1.5 किलोवाट और 1 किलोवाट 2.5 किलोवाट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा ये। अब इसी का बेटा अथवा में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं। ठीक है, तो धारा का तापीय प्रभाव क्या है, इसमें देखिए, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसी को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। मतलब हमने करंट पास किया और उससे हीट जो निकली हम उसे यूज कर रहे हैं, उसी को हम तापीय प्रभाव कहते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है, 2 विद्युत उपकरणों की सूची बनाइए जो इस प्रभाव पर कार्य करते हैं। मतलब 2 आपको ऐसे एग्जाम्पल लिखने हैं इसमें जो कि हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। मतलब जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो गर्म होते हैं, हीट देते हैं और उस हीट का हम यूज कर रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल है बेटा, आप आयरन लिख सकते हो, स्त्री, हीटर लिख सकते हो, टोस्टर लिख सकते हो, ओवन लिख सकते हो, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है,
ये 3 क्वेश्चन रहते थे, 3 क्वेश्चन आज खत्म हो गए हैं। प्री बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे थे वो आज खत्म हो गया है। इसे देख लीजिएगा, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। Thanks for watching Josh Education.